करीब मत आओ, एलेक्जेंडर ने उसे चेतावनी दी। तुम्हें किसने बनाया? एलेक्जेंडर ने शांति से पूछा। मुझे जवाब दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। वो वैम्पायर जानता था कि उसका अब कोई साथी वहां नहीं था। लॉर्ड नॉर्मन, उसने बैठी हुई आवाज में बात की और फिर लड़की को धक्का देते हुए भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बंदूक उसकी ओर से नहीं हटी। फिर लॉर्ड वैलेरियन बोले, माफ करें, मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। एलेक्जेंडर ने कहा, अब नर्क में मिलते हैं, और उसने जीव के शरीर में सभी गोलियां दाग दी। गुफा की वजह से बंदूक की आवाज चारों ओर गूंजी। इसी बीच कैटी बच गई। जैसे ही गोलियों की आवाज बंद हुई, कैटी ने आंखें खोली और देखा कि फर्श पर खून था और उसमें गहरे रंग का धूल पाउडर मिला हुआ था। शवों और मौत को इतने करीब से देखकर कैटी डर गई थी। उसका कोमल मन ये सब समझने में असमर्थ था। कैटी ने अपनी आंखें बंद कर ली और घबराहट में उसकी बॉडी कांपने लगी, लेकिन एलेक्जेंडर ने उसे जल्दी ही पकड़ लिया। एलेक्जेंडर ने कैटी को अपनी बाहों में लेकर गुस्से से देखा, फिर कैटी बाहर चली गई। एलेक्जेंडर जानता था कि मनुष्य नाजुक जीव थे और उसने लड़की को अपने साथ ले जाने के फैसले पर खुद से सवाल किया। एक वैम्पायर की दुनिया में जीवित रहना मुश्किल है, लेकिन केवल समय ही इसे साबित कर सकता है। कैटी को गोद में उठाकर एलेक्जेंडर हरे भरे पेड़ों से गुजरते हुए गुफा से बाहर निकला। एलेक्जेंडर ने कैटी के सीधे पैर की उंगली पर खून देखा। जीव ने बिना किसी कारण के उसे चोट पहुंचाई थी। एलेक्जेंडर ने महसूस किया कि उसकी आंखें लाल हो रही थी और उनमें जलन भी हो रही थी। कुछ आधे वैम्पायर घिनौने पिशाच थे। वे मानव और वैम्पायर का मिक्स्ड थे, किंतु वे शुद्ध पिशाचों से एकदम विपरीत थे। क्या कैटी अब ठीक है? सिल्विया ने एलेक्जेंडर से पूछा जब वो गाड़ी के पास पहुंचे। कैटी के टखने से खून बह रहा है, एलेक्जेंडर ने कहा और अंदर जाकर कैटी के बगल में बैठ गया। इसका उपयोग करो, उसने सिल्विया को अपना रुमाल देते हुए कहा। इलियट ने गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और जो सारथी लापता था उसकी जगह ले ली। उसकी आंखें इस बात को लेकर एकदम सतर्क थी कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। अचानक काली राख ने हवा में एक बदबू छोड़ दी, जिससे वो थोड़ा बचकर चलने लगा। लगाम कसते ही घोड़े दौड़ने लगे। गाड़ी के अंदर सिल्विया ने एलेक्जेंडर के बोलने पर कैटी के टखने के चारों ओर रुमाल बांध दिया। जैसे ही हम राज्य पहुंचे तो हमें ये पता लगाना है कि लॉर्ड नॉर्मन क्या कर रहा था। गहराई से सोचते हुए एलेक्जेंडर ने कैटी की उंगलियां देखी और फिर वो उसके घुटनों के नीचे से बह रहे खून को इकट्ठा करने के लिए झुका। एलेक्स, सिल्विया ने लॉर्ड को अपनी तर्जनी उंगली, जिस पर खून लगा हुआ था, मुंह में डालते हुए देखा। तुम क्या कर रहे हो? सिल्विया ने हैरान होकर उससे पूछा। अपनी तर्जनी उंगली मुंह से बाहर निकाली और एलेक्जेंडर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं? सिल्विया को नहीं पता था कि उसे क्या कहना है। एक लॉर्ड के शुद्ध खून पीने या घाव से खून चखने को शर्मनाक माना जाता था। अरे, क्या उसे पता नहीं कि जब जीव उसे ले गया था तो घाव में संक्रमण हो गया हो? आहें भरते हुए सिल्विया ने सिर हिला दिया। जब वे महल पहुंचे तो कैटी को अस्पताल भेज दिया गया, जबकि कुछ अधिकारी कालकोठरी के मैदान के ऊपर इकट्ठा हुए। अधिकांश सभाएं मुख्य हॉल में हुई, लेकिन महत्वपूर्ण, अत्यावश्यक और गोपनीय सभा कालकोठरी में हुई, जिसका प्रवेश द्वार महल के नीचे था। कालकोठरी को दो आधार में बांटा गया, ऊपरी स्थल और निचला स्थल। ऊपरी स्थल पर पुरुषों और भेड़ियों का पहरा था, जबकि निचले स्थल पर उन कैदियों का कब्जा था जिन्होंने कानून तोड़ा था। इलियट सर, हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? एक व्यक्ति ने थर्ड इन कमांड को देखते हुए पूछा। क्योंकि अंतिम सभा को केवल 2 दिन हुए थे। क्या आपने गांव पर कल रात हुए हमले के बारे में नहीं सुना? अपने काले रंग के नाखूनों का देखते हुए एक महिला, जो दीवार के पास खड़ी थी, ने कहा। कौन सा आक्रमण? झुंड में से एक बूढ़े आदमी ने पूछा। मैंने सुना है कि वे मनुष्य खून से भरे हुए थे, एक युवा लड़के ने जवाब दिया। लोगों की आवाज से कमरा भर गया। जो भी कुछ हुआ था उस पर सवाल पूछने वाली आवाजें धीरे धीरे और तेज हो गई। शांति रखो, एलेक्जेंडर ने प्रवेश करते हुआ कहा। गोल चश्मा पहने में एक आदमी ने एलेक्जेंडर के पीछे पीछे चल रहा था। कल रात मनुष्यों से भरे गांव को वैम्पायर ने खत्म कर डाला। हमने उनमें से एक को पकड़ लिया है और अगले सप्ताह उसका परीक्षण होगा। अगले सप्ताह? बूढ़े आदमी ने पूछा। हाँ, एलेक्जेंडर ने जवाब दिया। तब तक वैम्पायर को पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। जब मैं यहां से निकलूंगा तो ओलिवर कुछ महत्वपूर्ण बात समझाएगा, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एलेक्जेंडर ने पीछे देखते हुए कहा। उस आदमी ने, जो एलेक्जेंडर के पीछे था, अपना सिर हिलाया। महल के एक अन्य हिस्से में कैटी सिल्विया के सामने बैठकर कटोरी में सूप पी रही थी।
क्या तुम्हें पसंद आया? सिल्विया, जिसने अपने चेहरे को हाथों से सहारा दिया, जो अपनी कोहनियों को जांघों पर टिकाए बैठी थी, ने पूछा। अगर आपको ये पसंद नहीं आया है तो मैं उन्हें कुछ और तैयार करने के लिए कह सकती हूँ। कैटी ने मासूमियत से अपना सिर हिलाकर कहा, मुझे ये पसंद है। सुनकर खुशी हुई, सिल्विया मुस्कुराई। कुछ समय बाद कैटी ने सवाल करती आंखों से महिला को देखा। क्या है कैटी? सिल्विया ने कैटी की हिचकिचाहट को देखते हुए पूछा। क्या तुमने मेरा खरगोश देखा? कैटी ने धीरे से पूछा और सिल्विया की मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। एलेक्जेंडर ने कहा था कि वो उसे पशु चिकित्सक के पास ले गया था, सिल्विया ने कैटी को बताया, जिस पर कैटी ने सिर हिलाया और अपने कटोरे को खाली करने में बिजी हो गई। लड़की ने अपना सूप पीना जारी रखा, जिससे सिल्विया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सच था कि खरगोश को पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया था, लेकिन सिल्विया को उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। छोटी लड़की को गाड़ी से बाहर खींचते समय आधे पिशाच के पंजे ने खरगोश को पकड़ लिया होगा। उसने सोचा, अगर ये खरगोश जीवित नहीं बचा तो उन्हें कैटी के लिए नया खरगोश लाना पड़ेगा। जैसे ही कैटी ने अपना खाना खत्म किया, सिल्विया उसे हवेली की दूसरी मंजिल पर ले गई ताकि कैटी को उसका कमरा दिखा सके, जिसमें वो कुछ समय के लिए रहेगी, क्योंकि उनके पास अभी हवेली में वैम्पायर मेहमान थे। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये कमरा लॉट के कमरे से 2 दरवाजे की दूरी पर था। कैटी को सभी से मिलवाना अभी बाकी था और एक इंसान होना सुरक्षित नहीं था। यहाँ तक कि चेतावनी दी गई थी कि कुछ वैम्पायर हैं जो उसका खून पीना चाहते हैं। फ्लो पर 12 कमरों में से केवल 4 ही भरे थे, बाकी खाली थे। कैटी, ये अभी के लिए आपका कमरा होगा, सिल्विया ने सागौन की लकड़ी से बने दरवाजे को खोलते देते हुए कहा। कमरे को सफेद रंग से रंगा गया था और कमरे के बीचों बीच पलंग रखा था। इसके चारों ओर सफेद साटन के पर्दे लगे हुए थे। खिड़की से बाहर तेज आवाज सुनकर कैटी उछल पड़ी। सिल्विया ने खिड़की बंद करते हुए कहा, यकीन नहीं होता कि बारिश हो रही है। आसमान में जिस तरह बिजली चमक रही थी उससे लगता था कि बारिश जल्द रुकने वाली नहीं थी। मुड़कर पीछे देखा तो लड़की पास के फूलदान और उसमें रखे फूलों को देख रही थी। वो कैटी को अपनी अंधेरी दुनिया में ले आए थे। यदि कैटी इन सब से बच गई है तो उसका भविष्य उतना मुश्किल नहीं होगा, सिल्विया ने मुस्कुराते हुए सोचा। कैटी एक बड़े बाथटब में बुलबुले के बीच बैठी थी। गर्म पानी होने के कारण कैटी को अच्छा लग रहा था। सिल्विया ने डेजी नाम की नौकरानी, जो 40 साल की थी, को कैटी से मिलवाया ताकि वो उसकी छोटी मोटी चीजों का ध्यान रख सके। कैटी बाथटब से बाहर निकली और जैसे ही महिला ने उसकी बॉडी पर तौलिया लपेटा, उसके गाल गुलाबी हो गए। कैटी को इस तरह के बिहेवियर की आदत नहीं थी, इसलिए उसे थोड़ा अटपटा लग रहा था। कैटी ने सिल्विया को कहा कि उसे किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी नई दोस्त डेजी ने उसे मदद लेने के लिए कहा। जब डेजी और कैटी बाथरूम से बाहर आए तो कमरे में केवल ये दोनों ही थी। उनका कमरा बहुत सुंदर था, जिसमें लैंप से धीमी सी रोशनी आ रही थी। डेजी ने बाथरूम की ओर जाते हुए कैटी से कहा कि तुम कपड़े बदलो, तब तक मैं तुम्हें एक और तौलिया लेकर आती हूँ। कैटी ने सफेद नाइट ड्रेस और नीचे पहनने के कपड़े जो पलंग पर रखे थे उठा लिए। पानी से उसके बालों के किनारे पर छल्ले बन गए थे। नौकरानी ने तौलिए से उसके सिर को धीरे से रगड़ा और ध्यान रखा कि उससे चोट न लगे। इसी बीच डेजी सोच में पड़ गई कि जब सिल्विया उसके पास आए और उसको उस छोटी सी लड़की की मदद करने के लिए कहा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि जिसका ख्याल रखने के लिए उसको कहा था वो एक इंसान थी। लॉर्ड कैटी का ख्याल एक गेस्ट की तरह रखेगा। डेजी को इस बात पर भी मजाक लग रहा था, लेकिन सिल्विया के लिए ये महत्वपूर्ण बात थी। डेजी ने कैटी को देखा, जो पलंग पर चुपचाप बैठे अपने बालों को सुखा रही थी। वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकती थी कि कैटी की बड़ी भूरी आंखों से मासूमियत झलक रही थी। डेजी हैरान थी कि लॉर्ड कैटी को अपने घर पर क्यों लाया था। वो उसे एक अनाथालय भी भेज सकता था। डेजी ने आसपास के गांवों पर हमले के बारे में सुना था। लॉर्ड का इस तरह बर्ताव करना ऐसा था जैसे उसका शरीर किसी के अधीन हो, लेकिन शायद वो उसका खून पीना चाहता था। ये अफवाह थी कि युवा मनुष्यों का खून वयस्कों की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट होता है। डेजी ने मन में सोचा कि शायद लॉर्ड ऐसा नहीं करेगा। डेजी ने कैटी को कहते हुए सुना, बाकी का काम मैं कर लूंगी, जिस पर डेजी मुस्कुराए। ठीक है डियर, तुम्हारे बाल लगभग सूख चुके हैं, क्या मैं तुम्हारी चोटी बना दूं? डेजी ने पूछा, जिस पर कैटी ने सिर हिला दिया। मैं तुम्हारे बाल बना देती हूँ, फिर तुम रात का खाना खाने के लिए नीचे जा सकती हो, ठीक है? धन्यवाद डेजी। कैटी ने डेजी को सुंदर बाल बनाने के लिए धन्यवाद दिया। कमरे से बाहर निकलते हुए डेजी ने कैटी के धन्यवाद का जवाब दिया।
जब कैटी ने उस हॉल में प्रवेश किया जहां रात का खाना परोसा जा रहा था, वो नए चेहरों को देखकर थोड़ा घबराए। उसके अचानक कमरे में आने से शांति छा गई। कैटी की नज़र सिल्विया पर गई, जो उसे देखकर मुस्कुराए और हाथ से इशारा कर अपने पास बुलाया। कैटी आगे बढ़ने में संकोच कर रही थी। लॉर्ड मेज के दूसरे तरफ बैठे थे। अपने पास खड़े आदमी से बात करने से पहले एक बार लॉर्ड ने कैटी को देखा। राजकुमारी कैटी, तुम यहाँ हो? उसने किसी की आवाज सुनी। कैटी ने अपना सिर घुमाकर देखा तो उसे वो आदमी नजर आया जिससे वो कुछ घंटे पहले मिली थी। कैटी को याद आया कि उसने अपना नाम इलियट बताया था। उसने उसे राजकुमारी क्यों कहा? कैटी जानती थी कि वो राजकुमारी नहीं है। इलियट अपनी सीट से उठ गया और कैटी का हाथ पकड़ने के लिए उसके पास गया और उसको पूरे कमरे में घुमाता हुआ लाया ताकि उसको अपने बगल में बैठा सके। इलियट को थर्ड इन कमांड और लॉर्ड अलेक्जेंडर के दाहिने हाथ के रूप में भी जाना जाता था। इलियट का कद लंबा था और उसके लाल भूरे बाल थे। क्या आपका मतलब एक मानव से है? मुझे नहीं बताया गया था कि एक मानव रात के खाने में शामिल होगा, एक महिला ने मेज के एक तरफ से कहा। उसके लंबे सुनहरे बाल थे जो एक तरफ कंघी किए हुए थे। उसके होठों पर एक चमकदार लाल रंग था जब उसने इलियट से अधिकार वाले शब्द में बात की थी। मुझे माफ कर दो, इलियट ने अपनी कुर्सी को पीछे हटाते हुए झुककर कहा। सब लोग सुने, ये कैथरीन है जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट है। यह अब हमारे साथ रहेगी। यह अब से यहाँ रहेगी से आपका क्या मतलब है? उनमें से एक वैम्पायर ने सवाल किया। गेस्ट, शायद तुम मजाक कर रहे हो, जो महिला पहले बोली थी। उसने ताना मरते हुए कहा। जल्द ही कमरे में आवाज तेज हो गई और अचानक कांच टूटने की आवाज सुनाई दी। ये देखने के बाद कि इसे किसने तोड़ा है, सभी चुप हो गए। एलेक्जेंडर हॉल में सबकी ओर देखे हुए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसने उस लड़की को देखा जिसका ध्यान प्लेट पर था और जो कमरे में प्रवेश करने से पहले घबराई हुई थी। जैसा कि इलियट ने कहा, कैथरीन कुछ समय के लिए यहाँ रहेगी और मुझे खुशी होगी अगर कोई भी उसका खून पीने के बारे में नहीं सोचेगा। क्या सबको ये बात स्पष्ट है? एलेक्जेंडर ने कमरे में मौजूद सभी से पूछा। लेकिन माय लॉर्ड, वो एक मानव है। ये सच है कि हमारे इंसानों के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन ये महिला फिर से बोली। क्या आप मेरे फैसले पर सवाल उठा रही हो? जिसेल, एलेक्जेंडर ने बड़े ही नर्म तरीके से जिसेल को चुनौती देते हुए कहा। नहीं माय लॉर्ड, जिसेल ने कैटी की तरफ नजर घुमाते हुए अपना सिर झुकाकर माफी मांगी। गिसेल को समझ नहीं आया कि एक दयनीय मानव को उनके साथ डिनर करने की अनुमति क्यों दी गई थी। क्या ये इसलिए था क्योंकि वो अभी कम उम्र की थी कि लॉर्ड उसको अपवित्र करना चाहते थे, सोना चाहते थे? नहीं, ये सच नहीं हो सकता है। लॉर्ड मुझे चाहते हैं, लेकिन चीजें बदल सकती हैं। समस्या बढ़ने से पहले जिसेल उसे खत्म करना चाहती थी। कैटी ने सिल्विया को पानी का गिलास उठाते हुए, जो कि उसके बगल में पड़ा था, उसने अपने मन में सोचा कि वो उसे पसंद करती है। सिल्विया और इलियट उसके लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि मनुष्य होने के बाद भी कैटी के साथ बुरा व्यवहार कभी नहीं किया। इलियट और सिल्विया इतने दयालु थे कि महल आते समय उन दोनों ने कैटी को प्राणियों से बचाया था। कैटी मेज के उस ओर बढ़ी जहां अलेक्जेंडर एक बूढ़े व्यक्ति से बात कर रहा था। अलेक्जेंडर ने कैटी से इतनी बात नहीं की थी जितनी सिल्विया और इलियट ने की थी, लेकिन अलेक्जेंडर ने कैटी को बचाया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी नजर फेर ली। कैटी ने इलियट के बगल में बैठकर रात का खाना खाया। कमरे में कुछ लोगों की घृणा को महसूस करने के कारण उसे ऊपर देखने में डर लग रहा था। वो अपने माता पिता से मिलना चाहती थी। उनके बारे में सोचकर उसे दुख हुआ कि वे कभी उसके पास लौटकर नहीं आएंगे। उसने अपनी नाइट ड्रेस को संभाला और अपने आंसुओं को रोका, जो उसके गुलाबी होठों को छूकर बह रहे थे। कैटी, उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। अपने सिर को उठकर देखा कि इलियट सब्जियों का एक कटोरा पकड़े हुए था जिसमें कुछ हरे रंग मिला हुआ था। यहाँ आओ, इसे खाओ, ये गर्म और मीठा है, जो तुम्हें पसंद आएगा, इलियट ने कैटी को परोसते हुए कहा। उसने फोक के साथ खाने को मुंह में डाला। उसे लगा जैसे उसके मुंह में स्वादिष्ट खाना घुल गया हो। इलियट ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें खाना अच्छा लगेगा। जिसे सुनकर कैटी ने अपना सिर हिला दिया। मैं तुम्हारे लिए कुछ और लाता हूं, उसने मेज पर कुछ खोजते हुए कहा। उसी समय एक अधेड़ महिला ने उसके बगल वाले व्यक्ति को धीरे से कुछ कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये मैं क्या देख रही हूं। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। जिसे सुनकर इलियट ने अपना सिर हिला दिया। मैडम मैग्डलीन, मैं कह सकता हूं कि आज आप प्यारी लग रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। इलियट ने महिला की ओर देखा और अपनी भौहें टेढ़ी करते हुए कहा।
और क्या हो सकता है एलियट? मैडम मैग्डलीन ने एलियट की बात को पकड़ते हुए पूछा। ये स्पष्ट था कि जिस महिला का सिर खाली हो उसे जल्दी से मनाया जा सकता है। मुझे लगता है पिछली बार से आपका वजन बढ़ गया है। ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। क्या आप अपने आगे रखे कटोरे को दे सकती हैं, इससे पहले कि आप सब खत्म कर दें और गाय की ओर मुड़ जाए? एलियट ने मुस्कुराते हुए पूछा और गुस्से में मैडम मैग्डलीन की नाक गुस्से से फूल गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैडम मैग्डलीन ने ऊंची आवाज में पूछा। तो आप खाना बांटने से इनकार करती हैं? एलियट ने उस महिला को गंभीरता से देखा जिसे उसने अपमानित किया था। मैं कह सकता हूं कि आप बहुत मतलबी है। मेरा मतलब है कि देखो, सिल्विया ने मेज के नीचे अपने पैर से लात मारी, जिससे एलियट 1 मिनट के लिए चुप हो गया। मैं जा रही हूं क्योंकि मैं इस बकवास को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैग्डलीन जैसे ही दरवाजे से निकली उसका पति भी उसके पीछे पीछे चला गया। एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आप चुप नहीं रहेंगे तो आप बड़ी परेशानी में आ सकते हैं, सिल्विया ने अपने होंठ पर एक पतली रेखा में खींचते हुए एलियट से कहा। एलियट ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट देते हुए कहा, अगर आप चाहे तो मैं इसको बेहतर बना सकता हूं। क्या मैं आपको उस समय के बारे में बताना भूल गई कि जब मैंने एक आदमी के होठों को उसकी खुद की स्किन के साथ सिल दिया था? उसने शांति से अपने फोक को घुमाते हुए कहा, जिस पर एलियट ने गुस्से से उसे देखा। शुश सिल्विया। एलियट ने कैटी के दोनों कानों को अपने हाथों से ढका। तुम इस बच्ची पर बुरा प्रभाव डालने वाली हो। सिल्विया ने अपनी आंखों को घुमाते हुए एलियट को देखा। कैटी ने सिल्विया और एलियट को देखा, इस बात से अनजान कि क्या हो रहा है। वो अपनी प्लेट में रखे भोजन पर ध्यान केंद्रित करने में बिजी थी। उसे पता नहीं था कि क्या चल रहा है। जब कैटी ने एलियट की नीली आंखों में देखा तो वो चुप हो गया और उसने कैटी को गले लगा लिया। वो कितनी प्यारी है। एलियट ने कैटी को वहीं बैठने के लिए कहा। जानेमन चिंता मत करो, मैं इस महिला से तुम्हारी रक्षा करूंगा, इससे पहले कि वो कुछ कहती। सिल्विया ने खींचते हुए कहा, बेवकूफ, इस समय सिर्फ तुम्हें सुरक्षा की जरूरत है। रात में जब कैटी उस कमरे में बैठी थी जिसे उसे रहने के लिए दिया गया था, उसने खिड़की से बाहर बादलों से प्रकाश निकलता हुआ देखा। अपनी आंखें बंद करके जम्हाई लेते हुए वो बिस्तर पर आ गई और मोमबत्ती बुझा दी। ये रात कैटी के लिए शांतिपूर्ण नहीं थी क्योंकि उसने सपना देखा कि उस प्राणी ने उसके माता पिता को चीर दिया था और फिर वो उसकी ओर बढ़ा था। कैटी जोर जोर से अपना पलंग हिलने लगी जैसे कि सपने में अपने आप को उस प्राणी से बचा रही हो और उसकी भौं उसके होठों से टकराई। बिजली के गरजने की चमक के साथ बारिश हो रही थी। उसने कैटी के बुरे सपने को और डरावना बना दिया। बादलों की गड़गड़ाहट से कैटी की नींद खुल गई। उसकी आंखें भर आए, कमरे के चारों ओर देखा कि शायद कोई प्राणी हो। एक बार और बादल गरजने से उसका दिल दहल गया। कैटी को अकेले सोने में डर लगा और उसने दबे पैरों से दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने कमरे से बाहर कदम रखा, एक काली बिल्ली ने उसे देखा। उसे उम्मीद थी कि उसे सिल्विया के पास ले जाने के लिए कोई मिलेगा। कॉरिडोर में चलते हुए उससे एक अजीब सा दिखने वाला दरवाजा मिला जिसके चारों ओर कार्विंग किए हुए कांटे थे। क्या वहां कोई व्यक्ति खड़ा था? कमरे के दरवाजे के नॉब को धीरे से खोलकर कैटी अंदर आ गई और देखा कि कोई व्यक्ति बिस्तर पर लेटा है। कोई कमरे में है, ये सोचकर कैटी ने खुशी से दरवाजा बंद कर दिया और अपने हाथ में लिए तकिया के साथ बिस्तर के नीचे चली गई। एलेक्जेंडर को बिस्तर पर लेटे केवल 20 मिनट ही हुए थे कि उसे अपने दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और कुछ ही सेकंड्स में उसने दरवाजे के नॉब को घूमते हुए देखा, जिससे उसके आंखें छोटी हो गई। उसे यकीन था कि उसने लाइट बंद करने से पहले दरवाजा बंद कर दिया था। एक छोटा दिखने वाला व्यक्ति उसके कमरे के अंदर घुसा और बिस्तर के नीचे छुप गया। कमरे में आ रही महक से ये स्पष्ट था कि अंदर आया मानव था, लेकिन वो बिस्तर के नीचे उसके कमरे में क्या कर रहा था? उसने पलंग के नीचे देखा तो लड़की जमीन पर सो रही थी और ठंडी जमीन होने कारण उसका शरीर कांप रहा था। एलेक्जेंडर ने उसे अपने बाहों में लिया और बिस्तर पर लेटा दिया। वो उसके दूसरी ओर लेट गया। वो एक सामान्य सी थी और उसे समझ नहीं आया कि वो उसे महल में क्यों लाया था। चाहे कोई इंसान हो या कोई वस्तु, एलेक्जेंडर हमेशा कुछ अनोखी चीजों को रखने के लिए फेमस था। एक आंसू उसके होठों को छूते हुए गया, जिससे उसके भौहें ऊपर हो गए। उसने अपनी मां को पुकारा क्योंकि ये एक बुरे सपने की तरह था। एलेक्जेंडर ने उसे अपनी बाहों में लपेट लिया और उसके पीठ पर धीरे से हाथ फेरा। शश, चिंता मत करो, कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। एलेक्जेंडर ने उसे प्यार से कहा, तुम यहां सुरक्षित हो।
जैसे ही कैटी सो गई, एलेक्जेंडर ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोचा कि वो ये सब क्या कर रहा है। अपनी आंखें खोलकर उसने फिर उसकी ओर देखा और महसूस किया कि उसने अपना सिर उसकी छाती पर रख लिया था। वो एक छोटे जानवर की तरह लग रही थी। सोने से पहले फिर से उसने सोचा, सिल्विया, सिल्विया। इलियट ने रसोई में घुसते हुए घबराहट में उसका नाम पुकारा। उसने सिल्विया को नौकरानी से साथ आयोजन की बात करते हुए देखा। सिल्विया की ओर बढ़ते हुए उसका हाथ खींचा। ओ इलियट, मुझे आज की सभा की व्यवस्था करनी है, सिल्विया ने अपनी हाथ छुड़ाते हुए कहा। मैं अभी मजाक करने के बजाय अपना काम करना चाहती हूँ। वो लापता है, इलियट चिल्लाया। महिला ने पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। कैटी अपने कमरे से गायब है, इलियट ने कहा। शायद वो हवेली का चक्कर लगाने गई होगी, सिल्विया ने कहा, जिसे सुनकर इलियट ने अपना सिर हिला दिया। ये महल इतने प्यारे व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं है, इलियट ने गुस्से में कहा। वो चिंतित था। ये महल वैम्पायर से भरा हुआ था, जो कैटी को मारने से पहले 2 बार भी नहीं सोचेगा, और फिर हम इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानेंगे। ठीक है, आओ चलो उसे ढूंढते हैं। महल के दूसरी तरफ छोटी बच्ची वैम्पायर लॉर्ड के बगल में शांति से सो रही थी। जब एलेक्जेंडर नींद से जागा तो उसने महसूस किया कि उसके बगल में गर्मी बढ़ रही है। अपनी गहरी लाल आंखें खोलकर उसने बगल में सो रही छोटी लड़की को देखा। उसके हाथों की मुट्ठी एलेक्जेंडर की छाती के पास थी और उसका मुंह उसके बालों से छुपा हुआ था। वो जानता था कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए और वो इंसानों के साथ रहने वाली थी, फिर भी वो उसे इस हवेली में उस पर दया करके लाया था। वो नींद में उसके और करीब हो गई। अगर कोई एलेक्जेंडर को मानव के इतना करीब देख लेता तो ये उसके लिए नुकसानदायक हो सकता था। एक इंसान के इतने करीब आना उसकी दयालुता को खत्म कर सकता है, जैसे कि कुछ साल पहले हुआ था। कैटी सो रही थी। एलेक्जेंडर ने उसे अपनी बाहों में लिया, अपने बिस्तर से बाहर निकालकर उसे उसके कमरे में वापस छोड़ दिया। उसने देखा कॉरिडोर में कोई भी मेहमान या नौकरानी नहीं थे। उसे पलंग पर लेटाकर उसके ऊपर कंबल डाल दिया। एलेक्जेंडर को काली बिल्ली की आवाज सुनाई दी, जो अपनी पूंछ को घुमाते हुए उसे देख रही थी। अपने बाहों में उठाकर वैम्पायर ने अपने सिर से जोर से वार किया, जिससे जोर से गड़गड़ाहट हुई। काली बिल्ली ने फिर से म्याऊं किया और एलेक्जेंडर ने पीछे मुड़कर देखा तो इलियट और सिल्विया खड़े थे। गुड मॉर्निंग एलेक्जेंडर, इलियट और सिल्विया ने उसे विश किया। गुड मॉर्निंग, एलेक्जेंडर ने अपना सिर हिलाया। सिल्विया, क्या आपने आज की सभा की व्यवस्था पूरी कर ली है? मेरे पास कुछ है आपके लिए, पहले आप अपना काम खत्म कर लें। सिल्विया ने चिंतित होते हुए कहा, हर चीज की व्यवस्था कर दी गई है, जो लिस्ट बनाते समय हम भूल गए थे, उन सब की भी व्यवस्था 1 घंटे में हो जाएगी। इससे पहले कि लॉर्ड पूछे, सिल्विया को किस बात की चिंता हो रही है, इलियट बोल पड़ा। कैटी अपने बिस्तर में नहीं है, हमने चारों ओर उसे खोजा पर वो हमें नहीं मिली। इलियट ने कहा, मैं सुबह उसे जगाने गया था और वो वहां नहीं थी। एलेक्जेंडर ने अपने होठों को हिलाया और सही समय पर लड़की के कमरे से बाहर निकलने के लिए आहें भरी। उसकी बिल्ली ने म्याऊं में जवाब दिया। इलियट, वो अपने कमरे में है, आपने शायद उसे नहीं देखा। एलेक्जेंडर अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए शांति से बोला। इलियट ने पीछे का दरवाजा खुलते हुए देखा और राहत की सांस ली। जैसे ही एलेक्जेंडर अपने कमरे में गया, उसकी बिल्ली ने फिर से म्याऊं किया, जिससे वो मुंह दबाकर हंसने लगा। मुझे खुशी है कि आप अंग्रेजी नहीं बोल सकती, हालांकि अगर आप कभी ऐसा करती हैं तो ये हम दोनों के बीच रहस्य रहेगा। कैटी ने लोगों की आवाज सुनी और अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोली। जब कैटी उठकर बैठी तो उसने इलियट और सिल्विया को एक दूसरे से धीरे धीरे बात करते हुए देखा। इलियट ने अपनी ठुड्डी को रगड़ते हुए कहा, मैं कसम खाता हूं कि जब मैं पहले आया था तब कैटी यहां नहीं थी, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो एलेक्जेंडर दरवाजे के ठीक सामने घूम रहा था, क्योंकि उसका कमरा हॉल के बाद में आता है। सिल्विया ने स्पष्ट बात की। मुझे यकीन है कि एलेक्जेंडर ने जरूर कुछ किया है, उसने खुद की बात से सहमत होकर अपना सिर हिलाया। जब इलियट ने कैटी को बिस्तर से हिलते देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो उठी और कैटी के बगल में बैठने के लिए चला गया और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, आपका अभिभावक कभी भी आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं। सिल्विया ने अपने कूल्हे पर एक हाथ रखते हुए पूछा, किसने तुम्हें कैटी का अभिभावक बनाया है? कैटी को बड़े बुरे पिशाचों और भेड़ियों से बचाने के लिए एक रखवाले की आवश्यकता है। मैंने उसकी देखभाल करने और उसे सुरक्षित रखने का फैसला किया है, इलियट ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। आश्चर्य है कि आगे क्या, कैसे और क्या होने वाला है, सिल्विया ने अपनी सांस फुलाकर सोचा। क्या मुझे फिर से मम्मा पापा देखने को मिलेंगे? कैटी ने पूछा।
बेशक डियर, तुम अब अपने आप को साफ क्यों नहीं करती और मैं तुम्हें नाश्ते के लिए हॉल में मिलूंगी, सिल्विया ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, कैटी ने जवाब दिया और बिस्तर से नीचे उतर गई। सिल्विया ने इलियट की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, अच्छा मिस्टर, हमें कुछ काम करना है, इससे पहले कि आप उसे एक पिता की तरह प्यार दे हमें कैटी को कुछ जगह देनी चाहिए, उसने उसे कमरे से बाहर खींचते हुए कहा। कैटी ने डेजी पर ध्यान दिया, जिसने उसके कपड़े और बालों के लिए मदद की थी। कैटी ने डेजी को उसकी चोटी करने को कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी माँ बनाती थी। डेजी ने लड़की की सारी जरूरतें पूरी कर उसे कमरे में छोड़कर चली गई। कैटी बड़ी खिड़की के बगल में खड़ी थी। खिड़की पर लटके पर्दे सूरज की किरणें को कांच की खिड़की से गुजरने नहीं दे रहे थे। कैटी की नज़र उस सुंदर बगीचे पर गई, जहां कई मजदूरों को झाड़ियों को काटते हुए और जंगली फूलों की देखरेख करते दिखे। कैटी अपने माता पिता के पास कुछ फूल ले जाना चाहती थी, जहां वो अब रहते थे। वो अपनी माँ के पसंदीदा फूलों को जानती थी, लेकिन उनके नाम नहीं जानती थी। शायद उसके नए दोस्त उसकी मदद कर सकते थे। जब उनके पास थोड़ा समय होगा, कमरे से बाहर निकलकर उसने सीढ़ी की ओर कदम बढ़ाए। उसे लगा कि पीछे से किसी ने उसे धक्का दिया, जिसके कारण वो 6 कदम नीचे जा गिरी। रास्ते से हट जाओ बदतमीज बच्ची, किसी ने उसके पीछे चलते हुए कहा। उसने ऊपर देखा तो वही महिला थी जिसे कैटी कल रात को खाने पर मिली थी, जिसका नाम गिसेल था। गिसेल ने अपने कंधे के चारों ओर फुल स्लीव जैकेट के साथ एंकल लेंथ ड्रेस पहनी थी। उसके बाल एक तरफ गिर रहे थे। गिसेल ने कैटी को नाराजगी भरी नजरों से देखा। मुझे माफ कर दो, कैटी को लगा को उसे कुछ गलत कर दिया है, लेकिन वैम्पायर महिला ने जवाब के लिए इंतजार नहीं किया और वो वहां से चली गई। जैसे ही गिसेल वहां से चली गई, कैटी खड़ी हुई और हॉल में जाने के बजाय उसके कदम उसे सीधे रसोई में ले गए, जहां सिल्विया मौजूद थी। नाश्ते के दौरान एलेक्जेंडर की आंखों ने मुख्य हॉल में बैठे लोगों को देखा, जो खुशी से आज की घटनाओं के बारे में बातचीत कर रहे थे। वो मेज के पास कैटी को खोज रहा था तो उसने अपने एक गेस्ट को बोलते हुए सुना, लॉर्ड एलेक्जेंडर, मैंने ये खबर सुनी है कि उत्तर का अगला लॉर्ड एम्पायर में अपना खिताब छोड़ रहा है। क्या आप उसकी जगह लेने की सोच रहे हैं? हम अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उत्तर दिशा को कौन संभालेगा। इसके अलावा हमारे पास काउंसिल है जो इस मामले में शामिल है, इसलिए फैसला लेने में कुछ समय लग सकता है कि क्या करना चाहिए, एलेक्जेंडर ने जवाब दिया। पूर्ण विराम। क्या आपने अपने अंकल हैरो से कुछ सुना है? क्या वो काउंसिल के साथ काम नहीं करते? आखिरकार मुख्य स्रोत से समाचार प्राप्त करना बहुत आसान होगा, एक अन्य व्यक्ति ने पूछा। सच कहा, लेकिन अंकल हैरो से संपर्क बनाना मुश्किल है क्योंकि उनका ज्यादातर समय सफर में निकल जाता है, अंकल हैरो के भतीजे ने साम्राज्य के वर्तमान मामलों के बारे में बात करते हुए बताया। हवेली की रसोई में कैटी स्टूल पर बैठी थी और उसकी गोद में प्लेट थी जिसमें ताजी पकी हुई रोटी रखी थी। उसने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने मुंह में डाले। मुख्य हॉल में कल रात जो हुआ था, उसके बाद कैटी को बाहर जाने से डर लग रहा था, इसलिए रसोई में रहना चाहती थी। रसोई में सब शाम को होने वाली सभा की तैयारी करने में बिजी थे। रसोई पुरुषों और महिलाओं की आवाज से भरी हुई थी, जो एक दूसरे पर काम खत्म करने के लिए चिल्ला रहे थे और कुछ तो हंसते और एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब इतना काम करना है तो आप सब बेकार क्यों खड़े हैं? आगे बढ़िए और काम शुरू करें, सब अपना काम शुरू करें। चोप चोप चोप, एक मोटी महिला ने लकड़ियों को देखते हुए आदेश दिया और वो सब जल्दी दौड़कर काम करने लगी। जब महिला की नज़र कैटी पर पड़ी तो उसने पूछा, आप केवल एक रोटी क्यों खा रही हो? यहाँ लड़कों को दूध का गिलास मिलता है, किसी की दूर से आवाज आई। जी हाँ, मिसेस हिक्स तुरंत जवाब देते हुए, क्योंकि एक लड़का दूध का गर्म गिलास लेकर आया। उसने कैटी को दूध दिया और फिर मुख्य प्रभारी की ओर देखा। क्या किसी गेस्ट को रसोई में प्रवेश करने की अनुमति देना ठीक है? मुख्य हॉल के बजाय यहाँ खाना नहीं खा सकते, लड़के ने मिसेस हिक्स से कहा। कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि यह एक मानव है, मिसेस हिक्स ने जवाब दिया और फिर दूसरों को देखने के लिए चली गई। सिल्विया और इलियट बिजी थे, जिसके कारण कैटी अन्य लोगों का काम देखने के लिए रसोई में रही। कैटी कई बार मिसेस हिक्स का बिल्ली की तरह पीछा किया करती थी, बिल्कुल वैसे जैसे मिसेस हिक्स दूसरों को आदेश देते हुए पीछा करती थी। उस दौरान उसकी मुलाकात कोरी नाम के एक लड़के से हुई, जो उससे 4 साल बड़ा था। कोरी ने कागज की नाव कैसे बनती है, कैटी को बताया। कोरी ने बताया कि कागज को किस तरह से मोड़ना और कैसे घुमाना है, जिसे कैटी ने उत्सुकता के साथ देखा। देखो, ये सब हो गया है, कोरी ने नाव को हाथ में पके हुए कहा। तभी सिल्विया कैटी की तलाश करती हुई आई।
अरे आप यहाँ हैं डियर, हम सबको सभा के लिए तैयार होने चाहिए, आप बाद में कोरी के साथ खेल सकते हैं। सिल्विया ने कैटी का हाथ पकड़ते हुए कहा। कैटी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने सिल्विया का हाथ पकड़ लिया। कोरी को अलविदा कहते हुए कैटी रसोई से बाहर चली गई। जब वो कमरे में गई तो उसे महंगे कपड़े पहनाए गए और नौकरानी ने उसकी मदद की। तैयार होने के बाद कैटी किसी हाई क्लास वैम्पायर से कम नहीं लग रही थी। उसकी काली पोशाक फर्श को छू रही थी और उसके कमर के चारों ओर साटन का एक रिबन बंधा हुआ था। सिल्विया उसे हॉल में ले गई जहां सभा हो रही थी। ये सभा हाई क्लास वैम्पायर और उन मनुष्यों के लिए आयोजित की गई थी जो उनके लिए काम करते थे और उनके द्वारा बनाए गए थे। पुरुष और महिलाएं आपस में बात कर रहे थे और सॉफ्ट म्यूजिक ने सभा को रंगीन बना दिया था। आप हमसे मिलने आएंगे तो ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिर कैटी कैसी है, मेरा मतलब है कि किस तरह की है। वे भीड़ से गुजरकर सीधा वहीं पहुंचे जहां अलेक्जेंडर खड़ा था। और यह जवान लड़की कौन है? एक शौकीन आदमी ने पूछा जो अलेक्जेंडर के सामने खड़ा था। ये कैथरीन है, मेरी एक परिचित है, अलेक्जेंडर ने कैटी का परिचय देते हुए कहा। हेलो मिस कैथरीन, आदमी ने कहते हुए नमस्कार किया। कैटी आगे बढ़कर अभिवादन करने के लिए अपना सिर झुकाती है, लेकिन उसे कंधे पर किसी का हाथ कसता हुआ महसूस होता है। इसी बीच वो आदमी दिल खोल के हंसा, जबकि अलेक्जेंडर मुस्कुराया। कैटी वहां चुपचाप खड़ी रही क्योंकि जो लोग बातें कर रहे थे उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसने सिल्विया की बांह खींचते हुए पूछा कि क्या वो बाहर जा सकती है, जिस पर सिल्विया ने कैटी को इधर उधर न जाने से मना किया। जब कैटी हवेली से बाहर निकली तो उसका स्वागत हवा और पेड़ों की सरसराहट के साथ हुआ। उसने बगीचे को उत्सुकता से देखा जो उसने पहले ही देखा हुआ था। कैटी कुछ कदम ही चली थी कि गिसेल ने उसे रोक दिया। और तुम कहाँ जा रही हो मानव? कैटी, जो अपने हाथों को मोड़ के खड़ी थी, गिसेल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आप एक मानव हैं, इसलिए अपनी सीमा पार करने की कोशिश न करें। क्या आपके माता पिता ने आपको यह नहीं सिखाया? गिसेल ने कैटी को घूरते हुए कहा। तुम जहां से आए हो वहीं वापस जाओ, उसने कैटी को डराते हुए कहा। जब कैटी ने महल की ओर एक कदम बढ़ाया तो गिसेल ने उसका रास्ता रोक दिया। बाहर जाओ, हवेली मनुष्यों के लिए नहीं है। मिस गिसेल, यह अच्छी बात नहीं है। इससे पहले कि मिस गिसेल कुछ और बोल पाती, पीछे से एक आवाज आई। निकोलस रूने साम्राज्य के लॉर्ड्स में से एक थे जो थोड़ी देर के लिए ताजी हवा खाने काउंसिल से बाहर आए थे और देखने के लिए कि किस तरह गिसेल कैटी को धमका रही थी। वो चौड़े कंधों वाला एक लंबा आदमी था, उसके भूरे बालों में कंघी की हुई ताकि वो अपनी लाल आंखों को दिखा सके। लॉर्ड निकोलस, गिसेल का चेहरा पीला पड़ गया और हकलाते हुए बोली, हम बस खेल रहे थे, और घबरा कर हंस पड़ी। मुझे पता था कि आप खेल रहे थे। मेरा मानना है कि आपको अब सभा में वापस जाना चाहिए, लॉर्ड निकोलस ने मुस्कुराकर कहा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। हाँ, बाद में मिलते हैं, उसने जल्दी से कहा और अंदर चली गई। लॉर्ड निकोलस कैटी की आंखों में देखने के लिए नीचे झुका और कैटी को सांस लेते हुए धीरे से देखा। तुम ठीक हो डियर? लॉर्ड निकोलस ने धीरे से पूछा और कैटी ने झट से जवाब दिया। क्या आप सभा में वापस जाना चाहती हैं? लॉर्ड निकोलस ने कैटी को देखा जब वो बगीचे की ओर देख रही थी। दोनों ही बगीचे की ओर देखने लगे। लॉर्ड निकोलस ने अपने पैरों को धीमा कर दिया ताकि कैटी उसके साथ साथ चल सके। चलते चलते उसने उसकी दिलचस्पी फूलों में देखी। उसे अचंभा हुआ कि वो किस मेहमान की बेटी है, क्योंकि लॉर्ड निकोलस ने उसे पहले नहीं देखा था। ये जानते हुए कि एक पिशाच को ताज़ा खून कितना पसंद है, गेस्ट अपने बच्चों को वैम्पायर मैंशन में कम लाते थे। बहुत लंबे समय से उसने किसी बच्चे का खून नहीं पिया था, सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, अगर लड़की एक हाई फैमिली से जुड़ी नहीं होती तो इसका मतलब केवल यही होगा कि वो वही बच्ची थी जिसे अलेक्जेंडर लाया था। वैसे मेरा नाम निकोलस है, आपका क्या है? उसने कैटी से पूछा जो अपने होठों को दबा रही थी। कैथरीन, उसने जवाब दिया। मेरा मतलब है कि आपको फूलों में से कौन सा फूल पसंद आया है? लॉर्ड निकोलस ने कैटी से पूछा। वो वाला, कैटी ने छोटे लाल फूल की तरफ इशारा किया। कुछ कदम बढ़ते हुए निकोलस ने फूल को अपने तने से खींच लिया और उसे लड़की के हाथ में रख दिया। ये रहा, वो धीरे से मुस्कुराया। धन्यवाद, कैटी ने धीमी आवाज में कहा और हाथों में लेकर फूल को देखने लगी। निकोलस और कैटी जल्दी से दोस्त बन गए और वो दोनों छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर रहे थे। आधा घंटा बीत चुका था और उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर आराम किया। अलेक्जेंडर ने लोगों की भीड़ से बाहर निकलने का बहाना बनाया।
जो उसके आसपास थी और कैटी की तलाश करने के लिए बाहर निकल गया क्योंकि वो उसे हॉल में कहीं नहीं दिख रही थी। जब वो बड़े कॉरिडोर को पार कर रहा था तो उसने देखा कि लॉर्ड निकोलस कैटी को अपनी बाहों में पकड़े हुए था। एक शब्द कहे बिना अलेक्जेंडर ने कैटी को अपनी बाहों में ले लिया। वेलेरियन लॉर्ड ने लॉर्ड निकोलस को कैटी को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद किया। ये कोई परेशानी की बात नहीं है। कैटी नए माहौल के कारण तनाव में थी और जब हम बगीचे में बैठे तो वो सो गई। अब मैं समझ गया कि उसके हाथ में फूल क्यों है। अलेक्जेंडर ने जोर से सांस भरी और कैटी के हाथ को देखा जो फूलों से ढका हुआ था। फूल मैंने तोड़ा था, निकोलस ने कैटी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपनी घड़ी की तरफ देखा। मेरा समय जल्दी बीत गया, अब मैं आपकी इजाजत लूंगा। आपकी रात शुभ हो। गुड नाइट, अलेक्जेंडर ने कहा और फिर कैटी को उसके बिस्तर पर लेटाने के लिए चला गया। अलेक्जेंडर ने कैटी को देखकर अपनी आह भरी। अलेक्जेंडर ने कभी अपनी बिल्ली के लिए इतना कुछ नहीं किया था जो वो अब कर रहा था। अलेक्जेंडर ने कंबल खींचा, कैटी के हाथ से धीरे से उसने फूल लिया और उसको कंबल से ढक दिया। अलेक्जेंडर और निकोलस दोस्त जैसे नहीं थे और न ही वे दुश्मन थे। उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के बिजनेस और लाइफ से बाहर रखा था, ये जानते हुए कि दूसरे क्या करने में सक्षम थे। कैटी को अपने पास रखने के बाद अलेक्जेंडर नहीं चाहता था पूर्वी लॉर्ड का प्रभाव उस पर पड़े। जैसे ही अलेक्जेंडर बाहर गया, सभा में जाने से पहले वो फूल फेंकने के लिए बड़ी खुली खिड़की के पास रुक गया। हवेली में इकट्ठा होने के बाद 3 सप्ताह बीत चुके थे। कैटी धीरे धीरे नए माहौल में ढल गई। वो उन कुछ नौकरों से परिचित थी जो उसके लिए बेहद दयालु थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो उसे देखने की जहमत नहीं उठाते थे। लेकिन सिर्फ यही नहीं था जिससे उसे सावधान रहना चाहिए था, ये वो थे जो अपने मुस्कुराते चेहरे के पीछे अपनी नफरत छिपाते थे। कैटी उन 3 हफ्तों में अपने माता पिता की कब्र पर 2 बार गई। उसने पूरा दिन वहां बिताया, किया कुछ नहीं, बस कब्र को घूरती रही जब तक कि इलियट उसे लेने नहीं आ गया। इलियट और सिल्विया अलेक्जेंडर के साथ बिजी थे, जिसके कारण कैटी अपना ज्यादातर समय अपने कमरे में या घोड़ा शेड या हवेली की रसोई में बिताती थी। जब उसने कब्रिस्तान का दौरा किया तो उसे बहुत आराम महसूस हुआ, ये सोचते हुए कि वे वहां शांति से सो रहे हैं, क्योंकि उसने उन्हें जब आखिरी बार देखा था वो नहीं जानती थी एक दिन केवल उनकी हड्डियों के निशान रह जाएंगे। एक तरफ एक अनाथ कैटी थी जो अपने अनजान भाग्य के साथ मेल कर रही थी, जबकि दूसरी तरफ साम्राज्य के 4 क्षेत्र जो आपसी लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि उत्तर के लॉर्ड ने अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया था। लॉर्ड की अपनी उपाधि, उस आदमी के पास इस पद के लिए कोई सीधा उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके कारण कई पुरुष और महिलाएं इसके लिए लड़ रहे थे। पश्चिम क्षेत्र लॉर्ड डेल्क्रोव के अधीन था, लॉर्ड रून द्वारा पूर्व क्षेत्र, लॉर्ड हर्बर्ट द्वारा उत्तर और अंतिम रूप से एकमात्र मानव लॉर्ड नॉर्मन थे जिन्होंने दक्षिण दिशा को संभाल लिया था। 4 क्षेत्रों के बीच शांति बनाए रखने के लिए एक परिषद है जो न्याय करता था। 4 प्रसिद्ध एम्पायर में से नॉर्मन नाम का मानव लॉर्ड स्वभाव से लालची था। उसने वैम्पायर की ताकत को नजरअंदाज किया और यदि उसके भाग्य ने उसका साथ दिया तो वो पूरे साम्राज्य पर शासन करना चाहता था। हालांकि वो बुरा हो रहा था और एक दिन कुछ भी नहीं बल्कि धूल में बदल जाएगा, फिर भी वो पूर्ण शासक बनना चाहता था। शाम को पास के शहर में कुछ राउंड लगाने के बाद अलेक्जेंडर अपने कमरे में पलंग पर एक महिला के साथ था। आज आपके पास बहुत शक्ति है लॉर्ड, वो महिला जोर से रोने लगी जब अलेक्जेंडर ने अपने कूल्हों से उसको धक्का दिया। उसके पलंग पर जो महिला थी वो महल में काम करने वाली एक नौकरानी थी और करीब 1 घंटा हो गया था जब से उन्होंने आनंददायक काम शुरू किया था। अलेक्जेंडर ने उस नौकरानी के गले पर अपने दांतों से काटा, जैसे वो फीमेल वैम्पायर का खून पीता है। इस बात से उसे फर्क नहीं पड़ता था अगर बाद में निशान रह जाता है, क्योंकि उसके दांत मांस में गहरे घुस गए थे। एक शुद्ध खून की संतान होने के कारण वो अपना खून पूरा करने के लिए अन्य वैम्पायर का खून पी सकता था। कुछ कारणों से खून उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था और न ही नौकरानी, क्योंकि उसने नौकरानी की गर्दन से मांस बाहर निकाल दिया जिससे महिला लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर गई। जल्द ही सफेद बेडशीट खून से भर गई जो नौकरानी के गले से निकल रहा था। अलेक्जेंडर ने निर्जीव शरीर को देखा और उसके घने बालों में हाथ फेरा।
बिस्तर से दूर जाकर उसने कुर्सी पर पड़ी काली रस्सी से अपने शरीर को ढका। वो खिड़की के पास बैठ गया और सिगरेट का एक बड़ा कश लिया, जिसने उसके फेफड़ों को धुएं से भर दिया और उसके होठों से धुआं बाहर निकला। एलेक्जेंडर ने देखा कि आसमान में सूरज ढल गया है और केवल नारंगी लकीरें आसमान में दिख रही है। इतने सालों में एलेक्जेंडर सबसे शक्तिशाली वैम्पायर लॉर्ड्स में से एक बन गया था, जिससे लोग डरते थे। उसका शांत व्यवहार था, जो लोगों को अन्य उतावले और मनमौजी वैम्पायर की तुलना में अधिक डराता था, क्योंकि एलेक्जेंडर के पास परिस्थितियों को संभालने का अपना तरीका था। तूफान से पहले की शांति थी। दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई दी। जब दरवाजा खोला तो इलियट एक किताब पकड़े हुए थे, जिसमें लिखा था बेड टाइम स्टोरीज। उसकी भौहें तन गईं जब उसने हवा को सूंघा, बिस्तर को और अपनी भौहें उठाकर देखा। माए, आपने इस सप्ताह में 2 महिलाओं को और पिछले सप्ताह एक को मार डाला है। आप जानते हैं कि हम खेत में महिलाओं को चिकन की तरह नहीं उगा रहे हैं। इलियट ने उसके पलंग के बगल में पड़े हुए मृत शरीर को देखकर घबराते हुए कहा। इससे पहले कि हम काउंसिल से वापस आते हैं, नौकरानी को साफ करने के लिए कहो, एलेक्जेंडर ने सिगरेट के धुएं को धीरे से अंदर लेते हुए कहा। क्या आप जानते हैं कि काउंसिल कल क्या निर्णय लेने वाली है? इलियट ने मरी हुए लड़की की गर्दन पर अपनी उंगलियों को घुमाते हुए पूछा। मुझे कैसे पता होगा? एलेक्जेंडर ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। लेकिन क्या आप ज्यादातर चीजें नहीं जानते हैं, जो पहले से ही हो रही हैं या साम्राज्य में होने वाली हैं? उनके थर्ड इन कमांड ने एलेक्जेंडर से सवाल किया। मैं तुम्हें जितना जानता हूं, मुझे पता है आप पहले से ही तय कर चुके हैं कि क्या परिणाम होगा, इलियट ने वैम्पायर लॉर्ड को कहा, जिस पर वो मुस्कुराया। साम्राज्य शतरंज के एक खेल की तरह है, एलेक्जेंडर ने खिड़की से बाहर सिगरेट का आखिरी कश फेंकते हुए कहा और उठकर कमरे का चल गया। जहां पुरुष और महिला नेता के खिलाफ लड़ते हैं, मेरे पास पहले से ही खेल के लिए अपना मोहरा है, जिसे शुरू करना बाकी है, एलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात है, मैं फिर अगले दरवाजे पर जा रहा हूँ, इलियट ने अपने हाथों से किताब को थप्पड़ मारते हुए कहा और वापस जाने के लिए चलना शुरू कर दिया, लेकिन आधे रास्ते में ही रुक गया और पीछे मुड़ा। आपको नहीं लगता कि इस चहल पहल के कारण कैटी का कमरा बदल देना चाहिए? कैटी के कमरे को उन गतिविधियों के साथ बदलना चाहिए जो कि यहाँ चलती है, इलियट ने अपना सिर बिस्तर की ओर उछालते हुए पूछा। कमरा साउंड प्रूफ है, लेकिन मेरे लिए नहीं। क्यों? क्या आप अपना कमरा कैटी के बगल में चाहते हैं? एलेक्जेंडर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, जिस पर इलियट ने आत्मसमर्पण में हाथ उठाया। बस यूं ही पूछ रहा था। आखिरकार कैटी एक मासूम बच्ची है, इलियट ने कमरे से सावधानी से बाहर निकलने से पहले कहा। अगली सुबह एलेक्जेंडर और इलियट ने काउंसिल में जाने के लिए कुछ अन्य पुरुषों के साथ कोच में बैठकर महल छोड़ दिया था। ये 2 दिनों की यात्रा थी, क्योंकि ये पहाड़ियों के ऊपर जंगलों के बीच में स्थित था। जब वे परिषद दरबार के पास पहुंचे तो रास्ता धुंध से भरने लगा। इमारत पुरानी थी और शुद्ध संगमरमर से बनी थी। प्रवेश द्वार के सामने के हिस्से में लंबे खंभे थे और छतें आकाश जितनी ऊंची थीं। आवश्यक संतुलन और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए काउंसिल चलाने वाले लोग मनुष्यों और वैम्पायर का मिश्रण थे। जब उन्होंने इमारत में कदम रखा तो उन्होंने शुरुआती आधार को पार कर लिया, जहां साम्राज्य का कागजी काम उनके मेज पर बैठे लोग कर रहे थे। अदालत पहुंचकर एलेक्जेंडर और इलियट ने ग्रैंड हॉल में प्रवेश किया, जहां मानव लॉर्ड नॉर्मन पहले से ही मौजूद थे। मैथियस से एक आसान लेने की कोशिश कर रहे थे, जो परिषद के सदस्यों में से एक था। आपका दिन शुभ हो, लॉर्ड एलेक्जेंडर। मुझे आशा है कि आपकी यात्रा शांतिपूर्वक थी, मैथियस ने प्यार से कहा, जैसे ही वैलेरियन लॉर्ड उनके सामने आए, इस बात को अनदेखा करते हुए कि मानव लॉर्ड कुछ समय पहले क्या कह रहे थे। ये यात्रा वास्तव में उतनी ही आसान थी जैसे आज का दिन होने वाला है, एलेक्जेंडर ने अपनी स्टाइल में उत्तर देते हुए कहा। लॉर्ड नॉर्मन, क्या आप सच में यही है? मुझे लगा कि पिछली बार मैंने आपको आखिरी बार देखा था, एलेक्जेंडर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर मानव लॉर्ड की आंखें क्रोध से भर गईं, जो उन्होंने अपने मुस्कुराहट के पीछे छुपा ली। लॉर्ड एलेक्जेंडर को भी नमस्कार। अब मैं क्या कहूँ, दुनिया गोल है, पता नहीं था कि हम इस तरह मिलेंगे, लॉर्ड नॉर्मन ने जवाब दिया। ऐसा लगता है कि काउंसिल जल्द ही शुरू होनी चाहिए। एलेक्जेंडर की वैम्पायर से नफरत को जानना आसान था, चाहे वो ताकत हो, अमीरी या रूप हो, हर चीज में एलेक्जेंडर बेस्ट है। लॉर्ड एलेक्जेंडर, क्या काउंसिल शुरू होने से ठीक पहले लॉर्ड नॉर्मन के खिलाफ आंदोलन करना जरूरी है? लॉर्ड नॉर्मन को देखते हुए मैथियस ने कहा और लॉर्ड नॉर्मन दूर चले गए। मुझे इस तरह से परेशान करने में मजा आता है और पता चल जाता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, विशेष रूप से इस तरह के आदमी के लिए, एलेक्जेंडर ने कहा।
आप इसे मनोरंजक पाते हैं, लेकिन पार्षद होने के नाते लॉर्ड नॉर्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आदमी ने थके हुए भाव के साथ कहा। उन्होंने देखा कि काउंसिल के प्रमुख उच्च सीट पर चले गए। मुझे लगता है कि हमारे लिए अपनी सीट लेने का समय आ गया है। काउंसिल के प्रमुख उच्च कुर्सी पर बैठे, जबकि काउंसिल के 5 सदस्य उच्चतर स्तर से एक निचले स्तर की कुर्सियों पर बैठे। अन्य काउंसिल के सदस्य और लॉर्ड्स ने उनके सामने अपनी सीट ली, जो हेड काउंसिल का सामना कर रहे थे। काउंसिल की अदालत में उपस्थित सभी का दिन शुभ हो। रुबेन, काउंसिल के प्रमुख ने सभी को शुभकामनाएं दी। मेरा मानना है कि हर कोई यहाँ उपस्थित है जिसकी इस सभा में हमें जरूरत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉर्ड हर्बर्ट ने उत्तर क्षेत्र पर 100 वर्षों के शासन के बाद लॉर्ड की पदवी से नीचे कदम रखा है। उत्तराधिकारी के लिए उपाधि लेना एक तरह की प्रथा है, लेकिन जैसा कि लॉर्ड हर्बर्ट के पास कोई प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी नहीं है, अन्य लोग सही उम्मीदवार चुन सकते हैं। इसलिए उन जाने माने लोगों के लिए भी खुला रखा गया है जिन्होंने बहुत साहस दिखाया है। क्या किसी को भी इस परीक्षण पर आपत्ति है? रुबेन ने स्पष्ट और जोर से कहा कि सभी को सुनाई दिया। मुझे है। हेड काउंसिल के सामने बैठने की जगह के केंद्र से किसी ने उत्तर दिया।